हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व योर एमसीक्यूज़। तो जो लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स सीखे थे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस वाले, ठीक है। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को याद कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। पहली बार तो आप चाहे देख के अप्लाई करिए, बट कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी ये सब याद हो जाए उतनी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके ये 6 to 7, आई थिंक 7 एमसीक्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये तो जस्ट आपकी ग्राफिकल नॉलेज पे डिपेंड करेगा। लाइक आपको गिवन है पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल्स टू -5। तो y इज़ इक्वल्स टू 0 क्या है? y इज़ इक्वल्स टू 0 बेसिकली x एक्सिस की इक्वेशन है। तो y इज़ इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से जब हम कहेंगे x इक्वल्स टू 0, दैट विल रिप्रेजेंट y एक्सिस। तो जब हमने कहा y इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब है x एक्सिस। फिर एक यहाँ पे लिखा है y इज़ इक्वल्स टू -5, और y इज़ इक्वल्स टू सम नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए। अगर तो 0 आ गया फिर तो वो x एक्सिस हो गया, और अगर 0 के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हुआ तो वो एक लाइन बनेगी, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। y इज़ इक्वल टू सम नंबर, जब कभी भी लिखा आएगा वो नंबर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो एक लाइन बनेगी, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। और अगर y इज इक्वल टू 0 लिखा आ गया तब तो वो खुद x एक्सिस ही हो गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि y इज इक्वल्स टू एनी रियल नंबर विल रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर एनी नंबर की जगह 0 आ जाए तो वो खुद x एक्सिस हो जाएगा। इसके अलावा अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक लाइन बनेगी जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है। मतलब अगर ग्राफिकली देखेंगे तो ये रहा x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। अगर y इज इक्वल्स टू -5 है तो -5 नीचे आएगा ओरिजिन से, तो यहाँ से पास करने वाली एक लाइन जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है। और अगर मान लो y इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर लिखा है, लेट अस से y इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो 2 जो है वो ओरिजिन के ऊपर आएगा। तो 2 से पास करने वाली एक लाइन जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, दैट विल बी कॉल्ड y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे ये एनालाइज़ किया कि जो y इज़ इक्वल्स टू 0 है वो खुद एक x एक्सिस है, और y इज़ इक्वल्स टू -5 एक लाइन है ओरिजिन से 5 यूनिट्स नीचे जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस तो कभी मीट करेंगी नहीं, तो इसलिए इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़, इसका आंसर आएगा डी, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देन नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, दो इक्वेशंस गिवन है आपको, 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11। सेकेंड का सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे, 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11, एंड सेकेंड है 3x प्लस ky इज इक्वल्स टू 7। नाउ कंडीशन इज दैट we need to find the value of k so that these equations are inconsistent। तो inconsistent का मतलब है पैरेलल। अल्टीमेटली हमें ये दे रखा है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, दे आर हैविंग नो सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर नो सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम नो सोल्यूशन वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो 6/3 इज इक्वल्स टू a1 a2 क्या है, x का कॉफिशेंट, b1 b2 y का कॉफिशेंट, और जो बच गया जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ कॉल्ड c1 c2। हाँ, शर्त ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x और y नहीं लगा हुआ, वो कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशंस में या तो लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए या राइट साइड पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ़्ट साइड पे है, दूसरे में राइट साइड पे है, तो फिर हम उसको c1 c2 नहीं कह सकते। या तो दोनों को राइट पे करो या दोनों को लेफ़्ट पे करो। तो इसमें दोनों राइट में हैं इक्वल टू के, तो ठीक है, इसको c1 c2 कहा जा सकता है। b1 b2 y का कॉफिशेंट मतलब 6/k नॉट इक्वल्स टू 11/7। हमें k चाहिए यहाँ से, तो हम पहली दो जो टर्म्स हैं जिसके बीच में इक्वल्स टू लगा हुआ है इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6k इज़ इक्वल्स टू 18, सो k विल बी इक्वल्स टू 3। तो अगर k की वैल्यू 3 हो जाए तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो इसका ऑप्शन है बी।
right? The next, the value of c for which the pair of equations cx minus y is equals to 2 by 3. यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं ज़रा, cx minus y is equals to 2 by 3. This is the first equation. Then 6x minus 2y is equals to 3. एक और लिखते हैं यहाँ पे, 6x minus 2y is equals to 3. ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और कंडीशन है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन लिखेंगे. इसकी क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज़ इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज़ इक्वल्स टू c1 बाई c2. इसमें x का कॉफिशेंट, y का कॉफिशेंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी रेशियो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ a1 a2, अभी जैसे कहा हमने x का कॉफिशेंट, सो दिस विल बी c बाई 6 इज़ इक्वल्स टू, अब y का कॉफिशेंट अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन तो लिखते नहीं हम कभी साथ में, लेकिन अगर कॉफिशेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लिखना ज़रूरी है. सो दिस विल बी -1 बाई -2. फर्स्ट इक्वेशन में y के आगे माइनस लगा हुआ है तो ऑफकोर्स साथ में 1 भी लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो -1 इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 2/3 डिवाइड बाई 3, ठीक है जी. ये 1/2 कट गया यहाँ से, तो ये आपके पास बनेगा 2/9 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे c/6. ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है. एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं ज़रा. इसमें एक देखो, ऑप्शंस में एक 3 भी लिखा हुआ है और एक नो वैल्यू भी लिखा हुआ है. अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लग सकता है आपको देखने में कि अगर मैं पहली दो वैल्यूज़ को कंपेयर करूँ तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आएगी 6/2, मतलब c विल बी 3. तो बहुत जल्दी में बच्चा c इज़ इक्वल टू 3 वाला ऑप्शन टिक कर देगा, मतलब a ऑप्शन टिक कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इन तीनों को इक्वल होना पड़ेगा. मान लीजिए आपने c की जगह 3 लेट कर लिया, तो जब आप इसमें c की जगह 3 पुट करोगे तो ये बनेगा 3/6, 1/2, 2/9. पहली फ्रैक्शन है उसको कट करके तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 तो 1/2 के इक्वल है. ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है. लेकिन ये जो लास्ट वाला 2/9 है ये थोड़ी ना 1/2 के इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ कि c की जगह आप 3 पुट करो, 4 करो, 5 करो, जो मर्जी पुट करो, ये तीनों फ्रैक्शंस कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ c. बेसिकली ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस का कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता. तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता तो c की वैल्यू को क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्जी पुट करते जाओ, c की वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी बना ही नहीं सकती. हाँ, अगर लास्ट वाली रेशियो भी 1/2 होती, जहाँ पे 2/9 है, अगर वहाँ पे भी 1/2 होता तो हम कहते कि c की जगह पे 3 पुट करने से तीनों 1/2 बन जाएंगे, तो हम ये कह सकते थे कि जो c की वैल्यू है दैट शुड बी 3. बट अभी नहीं कह सकते. अभी तो ये है कि पहली दो रेशियोज़ तो सेम आ जाएंगी बट तीसरी वाली सेम नहीं आएगी. तो इनफाइनाइट के लिए तो तीनों को सेम होना ज़रूरी है. जब तीनों सेम नहीं आएंगी तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ c जो इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है जी. देन नेक्स्ट फोर्थ का सोल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पे kx प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस वाई, चलो इसको भी नीचे लिख लेते हैं, इज़ इक्वल्स टू 1. एंड दिस टाइम वी आर हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन. तो यूनिक सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2. दैट्स इट. इसके आगे तो हम लिखते ही नहीं यूनिक सोल्यूशन में. नाउ व्हाट इज़ a1, k/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/1. x का कॉफिशेंट और y का कॉफिशेंट. तो यहाँ से जब हमने क्रॉस किया तो आंसर क्या आया, k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6. इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो मर्जी हो सकती है. तो रिस्ट्रिक्शन किस पे है, 6 पे, कि k जो है वो 6 नहीं हो सकता. सो अकॉर्डिंगली
बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि ये देखो डी में तो लिखा है ना के हैज़ एनी वैल्यू, ऐसा थोड़ी है के की कोई भी वैल्यू हो, ऐसा नहीं चलेगा। के की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 6 नहीं होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन किस पे है, 6 पे। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन फिफ्थ, वी हैव गिवन 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू c माइनस 3, 12x plus cy is equals to c, and condition is that this system has infinite solutions. तो अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। a1 बाई a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2. Now a1 is coefficient of x, मतलब 6 by 12, that should be equals to 3 by c, and which is again equals to, अब दोनों की कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का क्या रूल था, एक्स वाई वाली टर्म्स को छोड़ के जो भी बचता है वो कांस्टेंट टर्म है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये c माइनस 3 बचेगा, सेकेंड इक्वेशन में c बचेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ c माइनस 3, और सेकेंड इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ c। ठीक है, बात समझ गए ना। c1 c2 क्या है, एक्स वाई वाली टर्म्स को छोड़ के जो भी बच गया वो c1 c2 है। अब यहाँ से हम दो दो टर्म्स को लेके सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों से सॉल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व किया, ये आपका 1/2 रह गया ना, यहाँ पे 1/2 क्रॉस कर लेते हैं, c इज़ इक्वल्स टू 6, एंड बाकी दोनों को अगर क्रॉस करें तो ये बनेगा 3c इज़ इक्वल्स टू c स्क्वेयर माइनस 3c। सो दिस विल बी 6c माइनस c स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू 0। सारी टर्म्स एक तरफ करी, यहाँ से c कॉमन किया, तो 6 माइनस सी इज़ इक्वल्स टू 0। दो केस बनेंगे, या तो c इज़ इक्वल टू 0 या 6 माइनस सी इज़ इक्वल टू 0, दैट मीन्स 6c इज़ इक्वल्स टू 6। दो केस बन गए ना यहाँ से। अब हमें ये देखना है, हमने जो दो बार सॉल्व किया उन दोनों में कॉमन क्या है। पहला जो केस हमने किया था दिस इज़ केस 1, जिसमें हमने पहली दो फ्रैक्शंस को लेके सॉल्व किया, एंड दिस इज़ अ केस 2 जिसमें हमने आखिरी वाली दो फ्रैक्शंस को क्रॉस करके सॉल्व किया। ठीक है, अब दोनों केसेस में जो कॉमन आंसर आया वो हमारा सॉल्यूशन है। तो दोनों में कॉमन क्या आया, फर्स्ट केस में से तो सिर्फ एक ही आंसर मिला हमें 6। दूसरा केस सॉल्व किया तो मेरे पास दो आंसर आए, एक 0 और एक 6। अब पहला केस और दूसरा केस दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 6। दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। देन नेक्स्ट सिक्स्थ, अगेन वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, और इसमें हमें गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो चलो ज़रा इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, this is the first equation. Then p plus qx, p plus q into x plus twice of p minus q into y is equals to 21. And according to the question, this system of equations have infinite solutions. तो infinite solutions का फिर से वही मतलब कि तीन ratios तीनों equal. So according to question, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2. Now a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट मीन्स 2 ओवर a2 दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज़ p प्लस q इज इक्वल्स टू 3 बाई, अब सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देख लो, y के आगे जो लगा है वो y का कोफिशिएंट है, 2 इंटू पी माइनस क्यू इज़ इक्वल्स टू 7/21। ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो ये 1/3 रह गया। अब हम क्या करेंगे कि
दो दो फ्रैक्शंस को इक्वल करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया जाएगा। अभी मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया नहीं है, मैं अभी एक बार सॉल्व कर दूंगा। आगे वाली वीडियोस में आप एलिमिनेशन मेथड को देख लेना अच्छे से, तो आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो जाएगा कि दो इक्वेशंस को एलिमिनेट कैसे करना है। तो हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं, हम किन्हीं दो को इक्वल कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। लेट अस से मैंने एक फर्स्ट एंड एक थर्ड, इन दोनों को इक्वल किया, तो मेरे पास आएगा 2/p + q इज़ इक्वल्स टू 1/3। और एक हमने सेकंड और थर्ड को कर लिया, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ये इक्वेशन का नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन का नंबर है। तो सेकंड फ्रैक्शन क्या है, 3/2 ऑफ p - q इज़ इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 6 इज़ इक्वल टू p + q, और यू कैन से p + q इज़ इक्वल टू 6। एंड यहाँ से क्रॉस किया तो 9 इज़ इक्वल्स टू 2p - 2q। अच्छा, अब ये दो इक्वेशंस बन गई नई वाली। इन दोनों में p q दोनों इन दोनों में p एंड q दो नए वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, अलजेब्रिक मेथड्स तीन हैं हमारे पास। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने ये मेथड पढ़ाया नहीं है, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये वाला मेथड कवर करूँगा। अभी के लिए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा देता हूँ, इसमें बड़ा इजी रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे यहाँ से आपने p की वैल्यू फाइंड आउट की 6 - q, इस वैल्यू को आप यहाँ ले जाइए, तो ये बनेगा 9 इज़ इक्वल्स टू 2 ऑफ 6 - q - 2q। सो 9 इज़ इक्वल्स टू 12 - 2q - 2q। सो 12 को यहाँ ले आएंगे लेफ़्ट साइड में, तो -3 इज़ इक्वल्स टू -4q, माइनस माइनस कट गया, 3/4 इज़ इक्वल्स टू q। ये वाली q की वैल्यू दोबारा यहाँ ले आओ। सो p इज़ इक्वल्स टू 6 - 3/4, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 24 - 3/4 दैट इज़ 21/4। सो p इज़ इक्वल्स टू 21/4। सो दीज आर दी टू वैल्यूज़। एक q की वैल्यू मिल गई 3/4 और p की वैल्यू मिल गई 21/4। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, 21/4 एंड 3/4। सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा, सी ऑप्शन। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। देन नेक्स्ट जो सेवन्थ क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसमें भी नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है और एक ही वेरिएबल है k जिसको सॉल्व करना है, तो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। नो सोल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करना, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। इन केस अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे बता देना, मैं इसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा।